नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेडागोजी सीरीज। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पेडागोजी सीरीज शुरू करने से पहले कई वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि एमपी वर्ग 3 के अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप द्वारा, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 के। जो भी आपको खरीदना है अगर प्रैक्टिस सेट, तो आप कोड यूज कीजिएगा APN50, तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। यानी 299 के प्रैक्टिस सेट हैं तो ये आपको मिल जाएंगे 1499 में। जिनकी भाषा इंग्लिश है वो इंग्लिश से लगा सकते हैं, जिनकी हिंदी है हिंदी से लगा सकते हैं, और द्वितीय भाषा में इंग्लिश संस्कृत दोनों ऑप्शनल है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस वीडियो में प्रश्न है वो सब पीईबी के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली जो टीचिंग परीक्षा हुई हैं वो पीईबी के द्वारा पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे एमपी टेट ग्रेड 3 के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है जो आपका, वो पेडागोजी में ही पूछा है। पेडागोजी देख लीजिए पीईबी की। हालांकि टॉपिक इसमें ए लिख रहा है पेडागोजी, और ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दे रखी है। एक प्रश्न जो है वो कैंसिल हुआ था, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, प्राथमिक शिक्षा निम्न में से के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है। प्राथमिक शिक्षा जो किसके प्रयास से महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है? डॉक्टर राधाकृष्णन के, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने दिया था क्या? महात्मा गांधी। बल्कि जो बेसिक शिक्षा है वो महात्मा गांधी जी ने कहा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया था। इस वजह से इस क्वेश्चन को जो है कैंसिल करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाता? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना, जो कि 1937 में दी थी इन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, शायद अब आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, क्लॉज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। क्लॉज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। जो क्लॉज ऑफ फ्रेज है वो किसकी जो अवधारणा है उसकी इकाई है। तो आपको पता है जो क्लॉज ऑफ फ्रेज है वो किसकी अवधारणा की इकाई है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है वो भाषा की है। किसकी? भाषा की। क्लॉज ऑफ फ्रेज जो है भाषा, जो अवधारणा है भाषा, उसकी इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चढ़ेंगे। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? केस स्टडी या अवलोकन, प्रयोगात्मक या फिर आत्मनिरीक्षण विधि? किसके लिए? संचार प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कौन सी जो प्रक्रिया है वो सबसे अच्छी है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो संचार प्रक्रिया के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी है वो आप उनका क्या करो? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि व्यवस्थित अवलोकन करना है आपको उनका पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित अवलोकन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक जो है 4 पेडागोजी सीरीज का, मानव में जीन इनमें स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में या फिर गुणसूत्र में? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्योंकि मानव जीन जो हैं वो किस में स्थित होते हैं? गुणसूत्र में स्थित होते हैं या क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षा के शिक्षक खाली स्थान में अधिक सक्षम होते हैं। किस में सक्षम होते हैं छोटी कक्षाओं के शिक्षक? शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाने में, अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद करने में, या पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में? किसमें जो है वो शिक्षक अधिक सक्षम होते हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए। जी हाँ, तो किसमें सक्षम होते हैं? वो होते हैं आपके किसके लिए? छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूलन निर्देश देने में। जो छात्रों के बीच मतभेद होता है उसके लिए अनुकूलन निर्देश देने के लिए जो है वो छोटी कक्षाओं के शिक्षक अधिक सक्षम होते हैं उनकी विभिन्नताओं को
अनुकूलित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा जब ऊब जाता है, यह निम्न का संकेत है। एक काम कोई बच्चा रेगुलर कर रहा है, जैसे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और ऊब जाते हैं, तो यह किसका संकेतक है? कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं, या बच्चा सीखने में असमर्थ है। जी हाँ, तो अगर बच्चा किसी कार्य को करने में जो है वो ऊब रहा है, तो हो सकता है वो कार्य कैसा हो, बार बार वही कार्य जो है वो रिपीट हो रहा हो, यानी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। इस वजह से बच्चा जो है वो ऊब रहा है, या उसको थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, बोरिंग फील कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित है। शैक्षणिक मनोविज्ञान है जो खाली स्थान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित है। किसके साथ? औपचारिक वातावरण के साथ, अनौपचारिक वातावरण के साथ, भौतिक वातावरण के साथ, या फिर सामाजिक वातावरण के साथ। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न जो है आपको उत्तर दे देगा। कैसे? देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा आपको कहाँ प्राप्त होती है, आप ये हमें बताइए। कहाँ प्राप्त होती है शिक्षा? शैक्षणिक मनोविज्ञान कहाँ आएगा? जहाँ शिक्षा मिलेगी। शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में। और विद्यालय आपका कौन सा वातावरण है, औपचारिक या फिर अनौपचारिक? तो आप कहेंगे विद्यालय जो है वो आपका औपचारिक वातावरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शैक्षणिक मनोविज्ञान में औपचारिक वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित है। किस वातावरण में? औपचारिक वातावरण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, या फिर औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। तो विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा जो है वो किसको दी जाती है? विशेष जो ज़रूरतें होती हैं वो किन की होती हैं? जो कुछ विशेष अक्षम व्यक्ति होते हैं उनको विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा दी जाती है। ये पीवी में पूछे हुए प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल आप रट लीजिएगा, क्योंकि इनके आने के पूरे चांसेस हैं, या इन्हीं के इर्द गिर्द से प्रश्न बनते रहते हैं, और इससे हमें पता लगेगा कि पीवी प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है। चलिए, बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था। प्रश्न को समझिए कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है वो सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1916 में, 1903 में, 1908 में, या फिर 1900 में? तो इसको ध्यान से कीजिएगा, गलत होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का जो है पहली बार प्रकाशन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1916 में। किस वर्ष किया गया था? 1916 में। याद रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है आपका प्रश्न, पद कल्पित प्रयोजनवाद यानी फिक्शनल फाइनलिज्म इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कल्पित प्रयोजनवाद किसके द्वारा किया गया था प्रतिपादित? फिक्शन फाइनलिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, एडलर के द्वारा, या फिर पावलोव के द्वारा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फिक्शनल फाइनलिज्म है ये प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? एडलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडलर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडलर। क्या हो जाएगा? एडलर। पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत चूहे पर प्रयोग किया था। फ्रायड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और मन के 3 प्रकार बताए थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी में निम्न द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जो तर्कसंगत भावनात्मक थेरेपी थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कार्ल युंग के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा, ऑरन बेक के द्वारा, या फिर अल्बर्ट एलिस के द्वारा? तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी जो प्रतिपादित की गई थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जी हाँ, अल्बर्ट एलिस के द्वारा। तो तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? अल्बर्ट एलिस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? जो स्कूल की शिक्षा में गुणवत्ता है आपको कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए क्या है, ये प्रश्न रहा आपका। और ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण व सीखने से संबंधित सामग्री,
आप वहाँ की पाठ्य पुस्तकें देखेंगे, शिक्षण देखेंगे और सीखने से संबंधित जो सामग्री रखी हुई हैं उनको देखेंगे और कहेंगे गुणवत्ता अच्छी है शिक्षा की। या फिर स्कूल में आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाएं, आधारभूत ढांचा जैसे कि बाथरूम की सुविधा, जल की सुविधा, बैठने की सुविधा, हवादार रूम्स की सुविधा, इसको देखकर आप कहेंगे शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है। या फिर विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर कि विद्यार्थियों से कितना बन रहा है, उनको देखकर आप कहेंगे कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता। या फिर कक्षा की व्यवस्था की किस प्रकार से बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं या फिर इधर उधर बैठे हैं, तो किसको देखकर आप कहेंगे कि स्कूल में जो है शिक्षा की गुणवत्ता है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आपको अभी तक तो मिल गया होगा कि विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर देखकर कि विद्यार्थी होशियार है, उसको देखकर ही शिक्षा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। दूसरे अर्थ में आप लिख सकते हैं कि किसी शहर के कई स्कूलों की जो है बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। मान लीजिए बोर्ड परीक्षाएं हुई कक्षा 10 की, और कक्षा 10 में किसी विद्यालय ने, मान लीजिए विद्यालय क्रमांक 1 के विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ अंक थे 80% और विद्यालय 2 के सर्वश्रेष्ठ अंक थे 96%। तो शिक्षा की गुणवत्ता हम कहाँ देखेंगे, तो उनका उपलब्धि स्तर जो है ज़्यादा है जिनका, उनकी देखेंगे। तो यहाँ पर 96% का जो उपलब्धि स्तर ज़्यादा है, यानी कि विद्यालय नंबर 2 में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है। अधिकारवादी शैली के साथ पहचाना जा सकता है, तो देखिए ऑथोरिटेरियन टीचिंग, अबंध शिक्षक या लोकतंत्रीय शिक्षक या निष्पक्ष शिक्षक या प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक, तो किसके साथ पहचाना जा सकता है कि ये अधिकार बच्चों को जो है वो बता रहा है या अधिकार जब बच्चों के ऊपर प्रतिपादित कर रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष जो निर्देश देगा शिक्षक, वही तो अधिकारवादी है, निर्देश दे रहा है उनको कि ऐसा करो ऐसा मत करो, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल टीचर। तो डायरेक्ट जो है बच्चों को निर्देश दे रहा है, वही अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक थे। ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा है, खाली वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत बार पूछा है, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी, जी हाँ ये दी थी आपके पावलोव ने। किसने, पावलोव ने। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, स्मृति से संबंधित है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे सिर्फ हिंदी से। यहाँ पे देखिए लिखा है, ये रहे आपके सारे ऑप्शन। हाँ, अल्पकालीन स्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। जो अल्पकालीन स्मृति है, जिसको आप बोलते हैं STM, शॉर्ट टाइम मेमोरी, इनकी क्या विशेषता होती हैं या क्या सत्य है। सीमित क्षमता, सूचना व संक्षिप्त भंडारण, असीमित क्षमता, 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। तो इनको एक एक करके देखेंगे कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यानी अल्पकालीन जो आपकी स्मृति है, उसमें सीमित क्षमता होती है, यानी एक सही है, एक किस में है, तो एक इसमें है और 3 नंबर में भी है। सूचना का संक्षिप्त भंडारण, ये भी होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी में, तो अभी 4 की ओर आ गए हम। और असीमित क्षमता ये नहीं होती है, ये किस में होती है, ये होती है आपकी दीर्घकालीन स्मृति में। और 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि जो होती है वो भी किस में होती है, अल्पकालीन स्मृति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। और एक किस में मिलेंगे आपको, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है वो पूछे हुए प्रश्न है किसमें, वर्ग 1 में, पेडागोजी से। तो पेडागोजी सभी की एक सी होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसकी पेडागोजी किस प्रकार की होगी, क्योंकि जो पावलोव हैं वो तो सभी में होंगे, जो स्मृतियां हैं वो भी सभी में होंगी। तो इसलिए इन प्रश्नों को हमें ज़रूर देखना है और डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, पूरा वीडियो देखिए और आपको कहीं भी प्रश्न ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।